ठीक है, तो फिर डाउट नहीं है तो लाइवली शुरू करते हैं। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक इन रैशनलिस्ट। सो रैशनलिस्ट में 3 फिलोसोफर पढ़ने थे। डेकार्ट हमने कंप्लीट किया, स्पिनोजा हमने कंप्लीट किया, लास्ट है लाइवली। और मैंने आपको बोला है, आपको ना प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप एसआर चले जाना, मैं बोल दूंगा मैडम को, वो आपको दे देंगी। प्रिंटेड नोट्स ले लेना इसके क्वेश्चन के। हैंड रिटन तो आपको मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उसकी कॉपी आप करा लेना खुद से। प्रिंटेड आपको एसआर से मिल जाएंगे, एक बार प्रिंटेड भी पढ़ लिया करो। वैसे तो मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है, जो भी प्रिंटेड में काम का है वो सब मैंने लिख दिया है आपके नोट्स में, और साथ में कुछ रह जाता है तो वो मैं स्लाइड्स में कवर कर देता हूँ। फिर भी आप एक बार प्रिंटेड नोट्स रख लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको कि हाँ थोड़ा सा मटेरियल और मिल गया। बाकी उसमें लिखा वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार आप उसको देख। सो लाइवनीज देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली डेकार्ट में हमने देखा था, डेकार्ट और स्पिनोजा में, आपको याद हो तो डेकार्ट और स्पिनोजा के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से सब्सटेंस की जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी सब्सटेंस की, वो थी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, लेकिन लाइबनिज के हिसाब से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सब्सटेंस की क्वालिटी नहीं है। सब्सटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस लिख दिया गया है। ओके सॉरी, इसको हटा दो, यहाँ पे आप लिख लो इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स होना जरूरी है, एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपकी इंडिपेंडेंटली एक्टिव है, ठीक है, अगर कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली एक्टिव है तो लाइबनिज के हिसाब से उसे हम सब्सटेंस बोल सकते हैं। जबकि इससे पहले हमने देखा था कि जो भी आपके थे डेकार्ट और स्पिनोजा, उनके हिसाब से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट वो था फीचर, लेकिन लाइबनिज के हिसाब से इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स का मतलब इंडिपेंडेंटली एक्टिव होना चाहिए। जो भी सब्सटेंस है इट मस्ट बी इंडिपेंडेंटली एक्टिव। मतलब उसको ड्राइव करने के लिए, ठीक है, उसको ड्राइव करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो खुद से अपने आप में एक फोर्स होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट है, फोर्स है, एक्टिविटी का मतलब क्या है? वो एक्टिव है। जैसे आपके एटम्स होते हैं ना एक्टिव, ऐसे ही वो जो आपका जो भी सब्सटेंस होगा वो इंडिपेंडेंटली एक्टिव होगा, खुद से एक्टिव होगा, उसको एक्टिव करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात क्या है? वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली एक्टिव होगा। ठीक है, जैसे अभी आप हैं, हम देखा लाइबनिज के हिसाब से हम सब सब्सटेंस हो सकते हैं अगर हम इंडिपेंडेंट हो। ओके, तो लाइबनिज के हिसाब से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो था हमने देखा था, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो कुछ ही चीजों पे अप्लाई होता है, जैसे गॉड, डेकार्ट के लिए गॉड था, स्पिनोजा डेकार्ट के लिए गॉड और माइंड और बॉडी, है ना, स्पिनोजा के लिए सिर्फ गॉड था। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ऐसे ही प्लेटो और एरिस्टोटल के लिए, प्लेटो के लिए आइडियाज थे, एरिस्टोटल के लिए फॉर्म और मैटर था। लेकिन यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में क्या है, काफी कम चीजें इंक्लूड होती है, इसने इसलिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की जगह लिखा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी और इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स। और उसके लिए उसने किसको सब्सटेंस माना है? मोनेड्स। उसने एक नया वर्ड लेके आया, मोनेड्स। मोनेड्स को सब्सटेंस माना है। सब्सटेंस का मतलब क्या है? अल्टीमेट रियलिटी, जिससे सब बने हैं या जिसने सबको बनाया है। तो अब यहाँ पे सब्सटेंस इसने माना मोनेड्स को। मोनेड्स आर नथिंग बट मोनेड्स आर कॉन्शियस
एटम। लाइबनिज के हिसाब से दुनिया की हर चीज आपकी किससे बनी हुई है? मोनेड से बनी हुई है। भले से वो आपका टेबल हो, चेयर हो, वो ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, गॉड हो, सब चीजें किससे बनी है? मोनेड से। और मोनेड्स कंबाइन होके ये सब चीजें बनाते हैं अपने आप। ठीक है, मोनेड्स क्या है? कॉन्शियस एटम्स। ओके, जैसे आपका साइंस क्या बोलती है? साइंस एटम्स की बात करती है ना। देखो, साइंस सिर्फ एटम्स की बात करती है, लेकिन साइंस एटम्स को कैसा मानती है? मटेरियल। और वो साथ में एक्टिव भी है। साइंस का ये मानना है। लाइबनिज का भी कंसेप्ट ऐसा ही है, लेकिन लाइबनिज के हिसाब से एटम्स कैसे हैं आपके? कॉन्शियस। दे आर नॉट मटेरियल। जैसे एटम्स कंबाइन होते हैं साइंस के हिसाब से और चीजें बनती है, ऐसे यहाँ पे कॉन्शियस एटम्स कंबाइन होकर आपकी चीजें बनाते हैं। पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सब चीज कॉन्शियस है। इवन लाइबनिज के हिसाब से टेबल में भी कॉन्शियसनेस है, चेयर में भी कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन बींग्स में भी है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, गॉड में भी, सब में कॉन्शियसनेस है। इवन जो आपके मटेरियल एलिमेंट्स है उनमें भी कॉन्शियसनेस है। So, because everything is made up of monads. Monads are independent active force. So, लाइबनिज के हिसाब से मोनेड से ही सब कुछ बना हुआ है। बस आपको इतना याद रखना है, he was the first person to use this word monads. देखो, मोनेड्स को आपका अगर मैं हिंदी में लिखूं ना, तो हिंदी में मोनेड्स को कहते हैं चिद्रणु। इसको अगर मैं तोड़ू तो इसको बोलते हैं चित्त प्लस अणु। चित्त का मतलब होता है कॉन्शियस, और अणु का मतलब होता है एटम। पहले बेसिकली फिलोसफी हिंदी में ही पढ़ी जाती थी, वो तो बाद में इंग्लिश में इसका अच्छा वो आया रिजल्ट, तो फिर इंग्लिश में शुरू किया। अब हिंदी वाले तो रह ही गए, काफी कम हो गए, अब तो इंग्लिश में चलती है। पहले मटेरियल नहीं होता था, अब तो एम्पल मटेरियल है इंग्लिश। तो इसको तोड़ो तो चित्त प्लस अणु। चित्त तो आपको पता ही है, चित्त मतलब क्या होता है? कॉन्शियस। आपको याद हो तो सच्चिदानंद भी हमने पढ़ा था। सत प्लस चित्त प्लस आनंद। तो यहाँ पे चित्त को हमने क्या लिखा था? कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस। तो यानी जो आपके मोनर्स हैं, दे आर इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स। एटम्स है, कॉन्शियस एटम्स है। अब क्या होता है, हर चीज मोनर्स की बनी हुई है। यानी कि आप यहां से शुरू करो, नीचे से मटेरियल एलिमेंट, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, फिर आप प्लांट्स पे आ जाओ, फिर आप एनिमल्स पे आ जाओ, फिर आप ह्यूमन बींग्स पे आ जाओ, फिर आप गॉड पे आ जाओ। हर चीज मोनर्स की बनी है। लेकिन देखो, मोनर्स सारे आपके क्या हैं? मोनर्स कॉन्शियस है, ठीक है, कॉन्शियस एटम्स है। मोनर्स आर कॉन्शियस एटम्स, नो डाउट। लेकिन हर ऑब्जेक्ट में ये कॉन्शियसनेस का लेवल डिफर करता है। सारे मोनर्स कॉन्शियस है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस का लेवल डिफर करता है। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें कॉन्शियसनेस सबसे कम होती है, इसलिए इन्हें बेयर मोनर्स कहते हैं। बेयर मतलब हार्डली दे आर कॉन्शियस। मतलब है तो वो कॉन्शियस, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, इसलिए या तो उनको आप अनकॉन्शियस भी कह सकते हो, क्योंकि वो क्लियरली हमें कभी कॉन्शियस दिखाई नहीं देता, या उनको बेयर मोनर्स कह सकते हो। फिर आप आओगे, अगर आप प्लांट्स की बात करोगे, तो प्लांट्स को क्या बोला गया है? प्लांट्स को बोला गया है सब कॉन्शियस। ये फिगर आपके नोट्स में बना हुआ है, बनाना चाहो बना लेना समझाने के लिए। एनिमल्स को बोला गया है कॉन्शियस, ठीक है। ह्यूमन बींग्स होते हैं सेल्फ कॉन्शियस।
और जो आपका गॉड है वो प्योर कॉन्शियस। देखो जो सबसे ऊपर बैठा है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस, जो उससे नीचे उसमें थोड़ी कम है, जो उससे नीचे उसमें थोड़ी और कम है, उससे नीचे उसमें थोड़ी और कम है, और जो सबसे नीचे उसमें सबसे कम है। यानी कॉन्शियसनेस किस तरह से बढ़ रही है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब देखो दूसरी बात, जिसमें जितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस होगी उसको उतनी ज्यादा नॉलेज होगी। यानी इसने कॉन्शियसनेस को किसके साथ जोड़ा, पहले तो मोनेट्स को कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ा, फिर कॉन्शियसनेस को नॉलेज के साथ। तो गॉड सबसे ज्यादा कॉन्शियस है, तो गॉड को सबकी नॉलेज है। ह्यूमन बींग्स उससे थोड़े कम है, तो ह्यूमन बींग्स को है नॉलेज। एनिमल्स को ह्यूमन बींग से कम है, प्लांट्स को और कम है, और मेटल ऑब्जेक्ट्स को तो बिल्कुल है ही। यानी कि मोनेट्स से सब चीज बनी हुई है, नो डाउट, लेकिन इस मोनेट्स में भी एक हायरार्की है। जैसे पहले नहीं होती थी आपके उसमें, अगर आप वर्णा सिस्टम देखो तो, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, फिर क्षत्रिय आपके, ठीक है, वैष्णव, फिर एक शूद्र, इस तरह से, ठीक है, जो भी है। तो बेसिकली यहाँ पे भी इसी तरीके से तो बनाया गया था सिस्टम जो बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे भी जो मोनेट्स इसने बनाए हैं, ठीक है, ये सिस्टम तुम इसको तो आप रहने तो, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ये तो इलॉजिकल है। लेकिन ये वाला चीज आपकी जो है ये लॉजिकल है। बेसिकली लाइब्निज के हिसाब से जो सारी चीजें बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, मोनेट्स की। आपको सिर्फ इतनी सी याद रखनी है, जो बाद में बोल रहा हूँ, पेपर में सिर्फ इतना सा से काम हो जाएगा आपका, इतने में आप लिख लोगे। हर चीज मोनेट्स की बनी हुई है, मोनेट्स कॉन्शियस होते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस सब में अलग अलग होती है, तो कॉन्शियसनेस डिफर करती है। जिसमें जितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस उसको उतनी ज्यादा नॉलेज, और इसीलिए सबको हायरार्की में अरेंज किया है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी, और कॉन्शियसनेस बढ़ती जाएगी तो साथ में नॉलेज। ठीक है, तो ये सीधी सीधी इसकी जो इसने बात बोली। अब देखो दूसरी चीज, जो आपके मोनेट्स हैं, ठीक है, दे आर विंडोलेस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोनेट्स ऐसे हैं, इस तरह से मोनेट है, यानी ये एक मोनेट है और दूसरा ये आपका एक मोनेट है। इनमें कहीं पे कोई खिड़की नहीं है, विंडोलेस है, मतलब कहीं से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां से ये मोनेट अपने से बाहर जा सकता है। ये मोनेट अपने से बाहर कुछ नहीं देख सकता, ना ये अपने से बाहर कुछ देख सकता। जैसे कोई रूम है, ये रूम है, इस रूम में कहीं पे भी कोई विंडो नहीं है, सब जगह से बंद है। आप यहाँ बैठे हो, क्या आप देख सकते हो बाहर क्या हो रहा है? नहीं। यानी कि ये सारे मोनेट्स जो हैं, ये M1 मान लेते हैं, ये M2 मान लेते हैं, ये सारे विंडोलेस हैं। विंडोलेस का मतलब क्या है, एक मोनेट दूसरे को नहीं देख सकता, दूसरा मोनेट दूसरे को नहीं देख सकता, यानी ये आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते। ऑल मोनेट्स आर विंडोलेस, ठीक है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये एकदम विंडोलेस है। ठीक है, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स बोला जाता है, ये अपने में अलग अलग है बिल्कुल, मतलब आपस में इनके बीच में कोई रियल एक्सचेंज नहीं हो रहा है किसी चीज का। इसका कहने का मतलब ये है लाइब्निज का, कि आप जैसे मान लो यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो अभिलाष है, यहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं, तो लाइब्निज का कहना ये कि इसके पेरेंट्स का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये विंडोलेस है, और इसका इसके पेरेंट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, फिर हमें दिखता है इम्पैक्ट, पेरेंट्स इसको इम्पैक्ट करेंगे, ये पेरेंट्स को इम्पैक्ट करती है। वो कैसे इम्पैक्ट होता है वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझो कि ये विंडोलेस है। वो इम्पैक्ट क्यों होता है वो आगे समझेंगे, लेकिन लाइब्निज के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्टली कर लेंगे तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, फिर तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। लेकिन हर मोनेड क्या है अपने आप में, इंडिपेंडेंट मोनेड। ओके, तो मोनेड की आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो इंडिपेंडेंट, दूसरा विंडोलेस। तो ये मोनेड्स के कुछ आपके वो है
कुछ फीचर्स हैं पेपर में, आपके मोनेट्स पे शॉर्ट नोट आ सकता है टैग मार्क्स। आ जाए तो जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये कि आप लिख के आ जाना, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आज बच्चे बड़े कम आए, रोहित, इंद्राक्षी, दीपिका, अभिलाषा, पंकज गायब है, नेहा गायब है, आकांक्षा गायब है, और बच्चे कम। सो बेसिकली आपका जो ये है रिकॉर्डिंग, जो मोनेट्स हैं सिंपल होते हैं। देखो ऐसे समझो आप, मोनेट्स जो है सबसे लास्ट यूनिट है, मतलब उसके बाद उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप, इसलिए मोनेट्स को इसने अल्टीमेट रियलिटी माना। जैसे आपके साइंस में एटम्स को मानता है ना, एटम्स फर्दर डिविजिबल नहीं होते ना, शॉर्ट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऐसे मोनेट्स है। तो मोनेट सिंपल है, इनडिविजिबल है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, पार्टलेस है, उसके पार्ट नहीं कर सकते, और इटर्नल है। जैसे एटम्स आपके होते हैं ना इटर्नल, सेम आप इनको एटम्स ही समझो बस, कॉन्शियस है, इंडिपेंडेंट है, डायनेमिक है। डायनेमिक है ही ना, क्योंकि एक्टिव है। कोई भी दो मोनेट्स एक से नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना। नो टू मोनेट्स आर अलाइक। कोई भी दो मोनेट्स कभी एक से नहीं होंगे। अगर एक से हो गए तो इंडिपेंडेंट नहीं रहे ना, हर मोनेट अलग है। इस दुनिया के जितने भी मोनेट्स हैं दे ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसके लिए ऑल मोनेट्स आर यूनिक इन नेचर। अब इसके लिए एक लाइन लिखी जाती है, क्वालिटेटिवली अलाइक बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। समझो इस बात। क्वालिटेटिवली अलाइक का मतलब क्या है, सब में कॉन्शियसनेस है, सब में कॉन्शियसनेस एक क्वालिटी है ना। तो क्वालिटेटिवली तो सब अलाइक है, यानी सब में कॉन्शियसनेस है, लेकिन क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। क्यों? मैंने अभी आपको बताया, सब में कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी अलग अलग है ना, उसी हिसाब से वो अरेंज होते हैं। तो दे आर क्वालिटेटिवली अलाइक बिकॉज ऑल आर कॉन्शियस, बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। क्वांटिटेटिवली डिफरेंट क्यों है? क्योंकि सब में कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी अलग अलग होती है। ओके, ये बात समझ में आ गई? ये लाइन क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर है सबको? ये लाइन क्वालिटेटिवली अलाइक बट क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। फिर मोनेट्स जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया विंडोलेस होते हैं, तो कोई रियल एक्शन नहीं हो सकता बिटवीन एनी टू मोनेट्स। और अल्टीमेट रियलिटी जो है आपकी कॉन्शियस होनी चाहिए, मटेरियल। तो दो लाइन समझो। पहली चीज तो क्वालिटेटिवली अलाइक। देखो सारे मोनेट्स में एक क्वालिटी है, इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। इसलिए वो क्वालिटेटिवली तो अलाइक है। लेकिन अगर आप इस कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी देखो, तो क्वांटिटी सब में अलग अलग है, तो क्वांटिटी वाइज वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जैसे मैंने अभी हायरार्की जब बताई थी आपको, कॉन्शियस तो सब है, लेकिन सब में कॉन्शियसनेस का लेवल डिफरेंट है। कॉन्शियस सब है तो क्वालिटेटिवली दे आर अलाइक, बट क्वांटिटेटिवली दे आर डिफरेंट। दूसरी चीज, लाइबनिज कहता है कि मान लेते हैं, जैसे साइंस बोलती है कि एटम्स जो हैं वो अल्टीमेट रियलिटी। लाइबनिज बोलता है कि जो मटेरियल चीज होगी ना, मटेरियल चीज को तो आगे तोड़ा जा सकता है हमेशा। तो जो चीज टूट सकती है वो कभी अल्टीमेट रियलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी होनी चाहिए इंडिविजुअल। अगर वो डिवाइड हो गई तो फिर तो उससे अगले, जैसे अभी एटम्स, अभी साइंस क्या मानती है, क्वार्क्स मानती है। अब आगे हो सकता है ये भी आगे जाके डिवाइड हो जाए। तो वो कहता है कि कभी भी मटेरियल एलिमेंट अल्टीमेट रियलिटी नहीं हो सकती। अल्टीमेट रियलिटी क्या होगी, कॉन्शियस, क्योंकि कॉन्शियस आगे नहीं टूट सकती। कॉन्शियस चीज को आप कैसे तोड़ोगे, वो नहीं टूट सकती। इसलिए इसने किसको माना है, मोनेट्स, और बोला है कि मोनेट्स इसलिए अल्टीमेट। ओके, तो दिस इज योर लास्ट लाइन, अल्टीमेट रियलिटी should be conscious and not material. ओके, सो मोनेट्स की बात हो गई। अब देखो, अब लाइब्रेरी ने बोला कि दो मोनेट्स विंडोलेस है। अभी मैंने बात की, आपको एग्जांपल भी दिया, अभिलाषा और उसके पेरेंट्स को। अब मान लो विंडोलेस है, जैसे ये रोहित है, ये मान लो इसका कोई दोस्त मान लेते हैं, इसका एक फेवरेट दोस्त है विशाल, इसको मान लो।
इसको लगता है ये इसको जानता है, ये इसको जानता है, लेकिन अगर मैं लाइब्रेरीज की बात करूँ तो ये भी मोनेड है, ये भी मोनेड है। तो फिर मोनेड्स तो एक दूसरे को जान ही नहीं सकते क्योंकि दोनों विंडो लेस है। लेकिन विंडो लेस होने के बाद भी ये इसको जानता है, ये इसको जानता है। वो कैसे पॉसिबल है भाई? जब मेरे रूम में खिड़की नहीं है तो मैं दूसरे की कंडीशन कैसे देख सकता हूँ और दूसरा मेरी कंडीशन कैसे देख सकता है? तो उसके लिए लाइबनिज ने दो थ्योरी दी। ठीक है, देखो, मोनेड्स आर विंडोलेस, देन हाउ वन मोनेड फाइंड्स द नॉलेज ऑफ अदर मोनेड्स। कैसे दूसरे मोनेड की नॉलेज मिलती है जब सब कुछ खिड़की, मतलब सब कुछ बंद है, विंडोलेस है। तो इसको प्रूव करने के लिए लाइब्रेरी ने दो थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ परसेप्शन एंड एपेटाइशन। ठीक है, एपेटिशन। अब ये थ्योरीज क्या है? थ्योरी ऑफ परसेप्शन आपकी क्या बोलती है, समझे उसको। थ्योरी ऑफ परसेप्शन बोलती है कि जो मोनेड्स हैं दे आर जस्ट लाइक लिविंग मिरर्स। जैसे आप रूम में जाते हो, आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, यहाँ पे आप खड़े हो, अब आप मिरर में देखोगे तो आपको आपकी पूरी पता चलेगा, मिरर को आपका, ठीक है, पूरा दिखाई देगा। आप खुश हो गए तो यहाँ पे स्माइल करते हुए दिखोगे। वैसे भी आपको पता है कि कोई भी इंसान कभी भी खुद को खुद से नहीं देख पाता, वो हमेशा खुद को मिरर में ही देखता है। और जब आप मिरर में देखते हो तो आप हमेशा जैसे होते हो उससे सुंदर दिखाई देते हो। तो आप ये मत सोचना मिरर में आप सुंदर दिख रहे हो तो आप सुंदर हो, क्योंकि एक, ठीक है, तो मिरर बेसिकली क्या है, आपकी कंडीशन रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये कोई भी आदमी खुद को कभी नहीं देख सकता। खुद कैसे देखोगे आप? खुद को खुद तो देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, हमें या तो दूसरे लोग देखते हैं या फिर हम मिरर में खुद को देखते हैं। तो लाइवलीज क्या बोलता है कि ये लिविंग मिरर्स की तरह, देखो, एक तो मिरर हो गया, एक लिविंग मिरर हो गया। तो आप मिरर में जब खुद को देखते हो तो आपकी कंडीशन दिखाई देती है ना, हंस रहे हो, रो रहे हो, कैसे दिख रहे हो, सब दिखाई देता है। तो बोलता है सारे मोनेट्स क्या है, मिरर की तरह, और वो भी लिविंग मिरर्स। लिविंग क्यों है? क्योंकि कॉन्शियस है। तो क्या होता है, अब ये मिरर है, ये मान लो आपके सारे M1 M2 M3। आप कभी जाते हो मॉल्स वगैरह में कपड़े वगैरह लेने, जब ट्रायल रूम में जाते हो, हमने देखा होगा एक साथ बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, सब में आपका अक्स दिखता है। तो ऐसे मान लो ये मिरर, ये मोनेट्स है आपकी। तो मिरर अगर आप एक साथ दो मिरर लगा दो तो इस मिरर में इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, ये ऐसे इसमें इसका दिखेगा, इसमें इसको भी इसका दिखेगा, ऐसे करके सबको। बीच में एक बड़ा मिरर लगा देता हूँ मैं, मान लो इसको मैं गॉड बोल देता हूँ। तो गॉड बड़ा मिरर है, तो बड़े मिरर में सबका रिफ्लेक्शन दिखेगा। जैसे मान लो मैं आकाश में एक बड़ा सा मिरर लगा दूं तो उस मिरर में सबका रिफ्लेक्शन दिखेगा ना। तो ऐसे बेसिकली ये रिफ्लेक्शन की वजह से, अब इस मिरर को इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये मिरर एक, ये इसके सामने दूसरा मिरर है, मोनेट्स है, इसका इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये तो कॉन्शियस है ना, तो ये इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ये समझ रहा है कि इसकी क्या कंडीशन, और इसका रिफ्लेक्शन इसमें दिख रहा है, तो इसको इसकी नॉलेज मिलती है। यानी एक दूसरे में रिफ्लेक्शन की वजह से इनको सबको एक दूसरे की नॉलेज मिलती है। जो नॉर्मल मिरर होता है उसमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन उसको हमारी नॉलेज नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो अनकॉन्शियस। लेकिन मोनेट, लाइब्रेरीज के केस में मोनेट सारे कॉन्शियस है। तो कॉन्शियस है, तो अगर इसमें मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो इसको मेरी नॉलेज मिल रही है, फिर इसका रिफ्लेक्शन मुझ में दिख रहा है तो मुझे इसकी नॉलेज मिल रही है। तो ऐसे करके सब मोनेट्स को एक दूसरे की नॉलेज मिलती है। देखो, रियल एक्शन नहीं हो रहा है कहीं पे भी, आपस में कोई एक्शन नहीं हो रही है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सारा किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे पानी भी होता है, पानी में आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, ठीक, लेकिन अगर वो पानी सोचता हो तो आपका जैसे रिफ्लेक्शन दिखेगा उसको समझ आ जाएगा ये क्या चीज। ऐसे ही यहाँ पे गॉड, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा वो है, कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा है। लाइबनिज का बोलना है जिसमें जितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस उसको उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन। जितनी ज्यादा कॉन्शियसनेस होगी उतना ही ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि वो उतना ही बड़ा मिरर होगा और उतना ही ज्यादा उसको नॉलेज होगा।
इसलिए मैंने बोला था जिसमें ज्यादा कॉन्शियसनेस उसमें ज्यादा नॉलेज। तो गॉड क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है, तो गॉड में हर किसी का रिफ्लेक्शन दिखेगा, इसलिए गॉड को सबकी नॉलेज। सो इन दिस वे Leibniz has tried to explain the knowledge of different monads. Monads are windowless, then how reflection is possible? तो रिफ्लेक्शन तो यार शीश, ये आपका विंडोलेस का मतलब क्या हुआ? विंडोलेस का मतलब ये थोड़ी ना है कि शीशा नहीं हो सकता, ये विंडोलेस है, लेकिन ये मिरर की तरह काम कर रहा है ना ये पूरा, ठीक है। रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ये आपको मैंने एक कमरे में बंद कर दिया, इसके चारों तरफ ये मिरर है, तो इस तरह से मोनेट्स काम करते हैं, समझ गए? विंडोलेस का मिरर से क्या लेना, अंदर थोड़ी ना मिरर लगा हुआ है, ये बाहर मिरर, मतलब बाहर ये पूरा मोनेट ही हुआ है, मिरर की तरह काम कर रहा है। आप कहीं ऐसा सोचो कि ये गोला है, इसके अंदर मोनेट है और यहाँ पे अंदर मिरर लगा हुआ, अंदर नहीं लगा है भाई, पूरा मोनेट ही आपका मिरर है, ठीक है। गोल मिरर नहीं होते, पहले रानियां देखा करती थी, बोलते थे मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो एक कहानी भी है कि मुझसे सुंदर तो कोई नहीं है, मिरर बोलता था नहीं रानी तुम तो सुंदर हो। फिर एक दिन एक लड़की आ जाती है, बोलता तुम तो सुंदर हो। तो बेसिकली ये जितने भी आपके, आगे रोहित समझ में, हाँ रोहित आ गया समझ में, कहाँ चले गए रोहित, क्लियर है? ओके, तो आपको समझ आ गया ना, मिरर आपने सब देखा। अब आपको सबको क्लियर हो गया कि परसेप्शन किसे कहते हैं, परसेप्शन। सारे जो मोनेट्स हैं उन एक दूसरे की नॉलेज मिल रही है, किस लिए? क्योंकि वो सारे मिरर हैं, एक दूसरे की कंडीशन रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो क्लियर है, आमने सामने दो मिरर रख दिए, दोनों सोचने वाले हैं, तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा। समझ गए बात को आप? क्लियर है? और क्योंकि गॉड सबसे ऊपर है, इसलिए गॉड को हर किसी की नॉलेज है, इसलिए उसको सुप्रीम मोनेड बोला जाता है, सुप्रीम मोनेड, या फिर उसको एक और नाम दिया जाता है, मोनेड ऑफ मोनेड्स। इसको सबके बारे में पता है, ठीक है। इसलिए देखो ना आप, इसके नीचे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो थोड़े कॉन्शियस, वो कैसे हैं, कॉन्शियस मोनेड्स हैं, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस, तो उनको नॉलेज है लेकिन गॉड से कम है। उसके नीचे एनिमल्स हैं, एनिमल्स कैसे कॉन्शियस, उनको और कम नॉलेज है, क्यों? क्योंकि इनका रिफ्लेक्शन कम है, इसका उससे ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा है, इसलिए गॉड को बोला जाता है ओमनिशिएंट, वन हु नोज ईच एंड एवरीथिंग। देखो ये लाइब्रेरीज बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आप बोलो कि सर पागल हो गए, बोल रहे सारे मिरर्स, मेरे हिसाब से भी मिरर्स नहीं हो सकते, लाइब्रेरीज के हिसाब से उसकी अपनी थियरी है ना भाई, आपको पेपर में वही लिख के आया और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपकी परसेप्शन की। एपेटिशन क्या बोलती है, एपेटिशन भी समझ लो, आगे तो पढ़ना ही है। एपेटाइट समझते हो आप? एपेटाइट मींस बेसिकली क्या है, अभी मैंने आपको बोला जैसे अभी आप आईएएस बनना चाहते हो, अब आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला है, या मान लो मैं हूँ, या आपके सर ने बोला है, वो आपकी हेल्प करते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, वो उसकी वजह से आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई हमें वो गाइड कर रहे हैं, लेकिन मोनेट्स तो क्या है, मोनेट्स तो विंडोलेस है। तो लाइब्रेरी का कहना है कि ऐसा लगता है कि हम उनकी वजह से, मतलब उनसे किसी तरह से इम्पैक्टेड, लेकिन ऐसा है नहीं। मोनेड में जो भी चेंज हो रहा है वो उसकी खुद की वजह से हो रहा है, यानी मोनेड खुद ही लोकस ऑफ चेंज है। क्यों मोनेड खुद लोकस ऑफ चेंज है? क्योंकि वो तो विंडोलेस है, उसको बाकी चीजें तो इम्पैक्ट कर ही नहीं सकती,
उसमें जो भी चेंज आ रहा है, आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ और बनना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, उसमें किसी का कोई इम्पैक्ट नहीं। दैट इज टोटली योर डिसीजन, वो टोटली आपका डिसीजन है। वो ऐसा लगता है कि इधर से आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यों? अगर इधर से इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर मोनेड इंडिपेंडेंट रहेगा ही। तो थियरी ऑफ एपेटिशन क्या कहती है? थियरी ऑफ एपेटिशन क्या कहती है? जैसे देखो सीधी सी बात है, जब मोनेड्स को आपने विंडोलेस कर दिया तो आपको दो चीजें समझानी पड़ेंगी। पहली तो ये कि भाई एक दूसरे को नॉलेज कैसे मिलती है, और फिर एक मोनेड दूसरे मोनेड को कैसे इम्पैक्ट करता है। होता है ना, हमारे पेरेंट्स का हम पे इम्पैक्ट होता है दोस्तों। तो कह रहा है नॉलेज के लिए तो उसने थ्योरी ऑफ परसेप्शन दे दी, और इम्पैक्ट के लिए उसने क्या बोला कि इम्पैक्ट किसी का नहीं है, जो मोनेड खुद है वही लोकस ऑफ चेंज है। हमें लगता है ऐसा है कि बाहर से कोई चीज उसको रेगुलेट कर रही है, लेकिन वो ऐसा होता है। ठीक है, चित्ता वृत्ति से कैसे कंपेयर कर लोगे यार इसे? कैन नॉट कंपेयर इट विद। ओके, सो बेसिकली जो आपका थियरी ऑफ एपेटिशन है, थियरी ऑफ एपेटिशन क्या कहती है? लोकस ऑफ चेंज लाइज इनसाइड द मोनेड एंड नॉट आउटसाइड। ठीक है, क्या याद रखोगे? लोकस जो है आपका, इसलिए तो कहा जाता है कि आप अपनी तकदीर के खुद निर्माता हो। यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपको कोई कितना ही कुछ बोल ले, लेकिन अल्टीमेटली जो करना है आपने करना है। मैं आपको कितना ही बोल दूं कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, लेकिन जब तक आपको खुद को अंदर से आवाज नहीं आएगी कि हाँ पढ़ना है, तब तक आप नहीं पढ़ोगे। तो अल्टीमेटली लोकस किसके अंदर है? आपके अंदर है भाई। तो ये कहना है लाइबनिज का कि लोकस जो है वो लोकस क्या है? खुद मोनेड। ओके, तो थियरी ऑफ परसेप्शन क्या कहती है? ये थियरी ऑफ परसेप्शन शॉर्ट में आपके लिए लिखा है, मोनेड्स आर लाइक लिविंग मिरर्स, मोर कॉन्शियसनेस मींस मोर रिफ्लेक्शन, मोर रिफ्लेक्शन मींस मोर नॉलेज। और इसके लिए इसने एक एग्जांपल दिए, स्कल्प्टर कार्विंग आउट ए स्टैचू फ्रॉम द मार्बल। जैसे कोई मार्बल है, ठीक है, तो मार्बल है, अब मार्बल से आपको स्टैचू बनाना है, तो क्या आप बाहर से कुछ ला रहे हो? नहीं, इसी मार्बल को जो आपका स्कल्प्टर है, मूर्तिकार, वो इसी मार्बल को शेप देके और एक स्टेचू बना। तो ऐसे ये जो विंडोलेस आपका मोनेड है, इसके अंदर ही सारी नॉलेज है, इसके बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, ये सब इसके अंदर। इसलिए लाइब्रेरीज को बोला जाता है रैशनलिस्ट। सारी नॉलेज आपके अंदर ही, मोनेड को किसी और चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। जैसे ये मार्बल है, इसके अंदर ही स्टेचू थी पहले से, आपने क्या किया? सिर्फ उसको, सिर्फ थोड़ा सा उसको क्या किया है, स्कल्प्टर ने उसको एक शेप दिया, कोई अलग से उसने कुछ चीज नहीं बनाई। मार्बल के अंदर पहले से स्टेचू मौजूद थी, ऐसी आपके अंदर सारी नॉलेज पहले से मौजूद। तो मॉनेट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके अंदर पहले से नॉलेज होती है। ठीक है, बाहर से कोई, इसलिए तो इसको रीजन को एक्सपीरियंस, रीजन को माना गया है सोर्स ऑफ। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ पे धीरे धीरे जैसे 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 यहाँ पे स्कल्प्टर इसको शेप देगा, ऐसे धीरे धीरे हम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो नॉलेज हमें याद आती जाती है। तो लाइब्रेरीज का कहना है सारी नॉलेज बाय बर्थ हमारे माइंड में होती है। ठीक है, इसलिए मॉनेट्स क्या है? इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। ओके, सो फर्स्ट इज थियरी ऑफ परसेप्शन, सेकंड ऑफ थियरी ऑफ रेपिटेशन, locus of change lies inside the monad and not out. ओके, मैंने आपको समझाया, एक बार नोट से पढ़ोगे आप, ये चीजें लिखो। ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया वो आपको लिखो, बस उसका मेन जो है क्रक्स ही है। अगर पेपर में आप क्रक्स लिखा होगे तो ये भी बहुत है। ठीक है, थियरी ऑफ परसेप्शन और रेपिटेशन वो पूछेगा तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थियरी है, पूछ लीजिए। ठीक है, लाइब्रेरी से क्या पूछेगा वो अभी आगे आएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेगा वो आगे आएगा, अभी आया नहीं। ओके, नाउ मैटेरिया प्राइमा एंड मैटेरिया सेकेंडा। ठीक है, दो थियरी और है, ये भी पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैटेरिया प्राइमा एंड मैटेरिया सेकेंडा। जब आपके दिमाग में आया तो होगा कि अगर हर चीज कॉन्शियस है तो फिर ये पेन, टेबल, चेयर, ये बात क्यों नहीं करते, चलते क्यों नहीं है? तो लाइब्रेरी बोलता है कि दो चीजें हैं जिनकी वजह से ये हमें मैटेरियल चीजें दिखाई देती है। एक मैटेरिया प्राइमा, मैटेरिया प्राइमा का मतलब है इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी
और पावर ऑफ रेजिस्टेंस। और मेटेरिया सेकुंडा का मतलब है कलेक्टिव। देखो आपको ये कीवर्ड्स याद रखने चाहिए पेपर के लिए, वहां पे सब चीज याद नहीं रहती है, कीवर्ड्स आप लिख के आओगे यूज कर। तो देखो होता क्या है, ये बोलता है कि जो ये लोअर लेवल के मोनेट्स हैं, ये बेयर बेयर मोनेट्स बोलते हैं, जो मटेरियल है इनको बेयर मोनेट्स, सबसे लोअर लेवल का। बोला इनमें दो चीजें होती है, मेटेरिया प्राइमा और मेटेरिया सेकुंडा। मेटेरिया प्राइमा क्या होती है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस और इनएक्टिविटी। होता नहीं है कई बार कि जैसे कोई आदमी बहुत आलसी, वो सोता ही रहता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये तो इनएक्टिव। उसको आप कितना हिला लो वो रेजिस्ट करेगा, वो सो जाएगा। आप उसको उठाओगे तो वो वापस सो जाएगा। तो अगर वो आपका जो आदमी सो रहा है वो जब कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो वो आपको मेटेरियल की तरह दिखाई देगा ना। ऐसा लगेगा जैसे बेड है, चेयर है, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो लाइब्रेरीज का क्या कहना है कि ये जो मोनेट्स होते हैं लोअर लेवल के, इनमें क्या होती है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस और इनएक्टिविटी होती है। यानी कि ये रेजिस्ट करते हैं एक्टिविटी को। इनको आप हिलाना, ये हिलना नहीं चाहते, ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनमें इनएक्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, इनएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात क्या है, अब ऐसे बहुत सारे मोनेट्स हैं, वो सारे कलेक्टिवली पाए जाते हैं। एक गॉड एक ऐसा मोनेट है जो अकेला पाया जाता है, बाकी सारे मोनेट्स तो ग्रुप में रहते हैं। तो अब ये सारे इनएक्टिव मोनेट्स जब मिल गए एक जगह पे, तो वो कैसे दिखाई देंगे हमें, मेटेरियल। जैसे होता नहीं है कोई डेड पर्सन, ठीक है, वो कैसा है, बिल्कुल आपका कैसा दिखता है, इनएक्टिव, ठीक है, वो हिलता डुलता है। तो ऐसे ही सिमिलर इनका केस है, मतलब इनमें इतनी कम एक्टिविटी है, मतलब इनएक्टिविटी इतनी ज्यादा है इनमें, 99.99% तो इनएक्टिविटी है, 0.01% इनमें। तो ये हमें इसलिए हमेशा, और ये ग्रुप में पाए जाते हैं इसलिए हमेशा कैसे दिखाई देते हैं, हमें मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते हैं। तो in this way, using materia prima and materia secunda, Leibniz has tried to explain why material objects exist in this world. मटेरियल, क्योंकि हर चीज कॉन्शियस है तो फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होने नहीं चाहिए ना। लेकिन लाइब्रेरी ने उसको किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, मटेरिया प्राइमा और मटेरिया सेकुंडा के बेसिस पे। ठीक है, ये क्लियर है, मटेरिया प्राइमा एंड मटेरिया सेकुंडा। ठीक है, तो मटेरिया प्राइमा क्या होती है, इनएक्टिविटी ऑफ ए मोमेंट, पावर ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी वजह से कैसा दिखाई देता है, मटेरियल। ठीक है, फिर वो साथ में कलेक्टिव भी होता है। ठीक है, ये आपके बहुत सारे इनएक्टिव मोनेट्स एक साथ आपको कैसे दिखाई देंगे, जैसे टेबल है, टेबल कलेक्शन है मोनेट्स का, वो सारे इनएक्टिव है। ऐसी चेयर है, वो भी सारे मोनेट्स का कलेक्शन है। ऐसे ही आपका पेन है। तो ये सारे आपको कैसे दिखाई देते हैं, मटेरियल, किस वजह से, मटेरिया प्राइमा एंड मटेरिया सेकुंडा। ओके, अब ये है टॉपिक जहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लाइब्रेरीज मैटर। लाइब्रेरीज की मेटाफिजिक्स को समझने के लिए हमें 4 प्रिंसिपल पढ़ने हैं। फॉलोइंग प्रिंसिपल, कितने प्रिंसिपल है, 4, 4 प्रिंसिपल का। ठीक है, ये चारों आपको याद करने हैं। क्या करने हैं, याद करने, रट्टा लगा लो, समझा तो मैं देता हूँ, रट्टा लगा लो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहला है प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ मोनेट्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। अभी मैंने आपको समझाया, नीचे से लेके ऊपर तक अरेंज होते हैं, फ्रॉम बेयर मोनेट्स टू गॉड। ठीक है, ये पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, इसको कंटिन्यूटी का लॉ, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है ना, अभी समझाया। ठीक, कहीं पे कोई डाउट हो इनमें तो पूछ लेना, मैं सब चीजें समझा चुका हूँ। सेकंड, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ सिमिलरिटी क्या कहता है, मोनेट्स में कुछ सिमिलर बेसिक प्रॉपर्टीज। अभी मैंने आपको समझाया, लाइब्निज क्वांटिटेटिव तो प्लूरलिज्म सपोर्ट करता है, क्वांटिटेटिवली तो सारे मोनेट्स डिफरेंट है इसलिए प्लूरलिज्म, लेकिन क्वालिटेटिवली सारे कॉन्शियस है इसलिए क्वालिटेटिवली क्या है, मोनिज्म। क्यों मोनिज्म है, क्योंकि सारे कॉन्शियस है। और क्यों प्लूरलिज्म है, क्योंकि क्वांटिटी सब में अलग अलग है कॉन्शियसनेस।
तो सेकंड क्या है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। तो वो क्या कहता है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज है। क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज है कि क्वांटिटेटिवली तो प्लूरलिज्म है और क्वालिटेटिवली क्या होंगे, मोनिज्म। तीसरा है लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी। हालांकि मोनेट्स में कुछ सिमिलर क्वालिटीज होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा ना, ये मोनेट्स में सब मोनेट्स में क्वालिटीज होती है, ये सारी क्वालिटीज होती है। लेकिन फिर भी दुनिया के कोई भी दो मोनेट सेम नहीं, हर मोनेट अपने आप में अलग, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि दो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मोनेट्स इज आर अलाइक। बेसिक तो है ना अलाइक, विंडो लेस होते हैं, होते हैं, लेकिन कोई भी दो मोनेट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस हमने अलग है। दे डिफर इन क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड आर अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर, जो मैंने अभी आपको बताया था। और इसी लॉ को हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ इनडिसcernible। यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइडेंटिटी ऑफ इनडिसcernible। ये कोई ना पढ़ता है ना पढ़ाता है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक का टॉपिक। तो आइडेंटिटी ऑफ इनडिसcernible क्या है, लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी जो है उसी को कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ इनडिसcernible। कि सारे आपके जो मोनेट्स हैं वो अलाइक होते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से, लेकिन कोई भी दो मोनेट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल, सारे में कॉन्शियसनेस अलग अलग होती है, सारे हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और इसी को हम आइडेंटिटी ऑफ इनडिसcernible कहते हैं। अब आइडेंटिटी ऑफ डिसcernible प्रूव करने के लिए कि कोई भी दो मोनेट अलाइक क्यों नहीं हो सकते, लाइबनिज ने दो आर्गुमेंट दिए। वो दो आर्गुमेंट आपको याद रखने, ये दो argument। ये आइडेंटिटी ऑफ इनडिसcernible थर्ड वाले का पार्ट है। मैंने आपको कहा था ना चार लॉ है, तो पहला लॉ तो ये हो गया, दूसरा लॉ ये हो गया, तीसरा लॉ ये हो गया। तीसरे का ही पार्ट ये है आइडेंटिटी ऑफ इनडिसcernible। ये 10 नंबर का आता है, तो वो लिख के फिर इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। लाइबनिज गेव फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस। पहला है इंपेरिकल आर्गुमेंट। लाइबनिज कहता है कि भाई गॉड क्यों दो चीजें सेम बनाए, क्या जरूरत है दो चीजें सेम बनाने, मतलब गॉड तो क्या है, इंटेलिजेंट है, वो दो चीजें सेम क्यों बनाएगा, वो हर चीज नहीं बनाएगा, अलग अलग बनाएगा। तो गॉड ने अगर मोनेट्स बनाए तो हर मोनेट क्या है, अलग अलग, इसलिए कोई दो मोनेट सेम हो ही नहीं सकते। दूसरा क्या है, कोई भी दो चीजें एक टाइम पे सेम प्लेस और सेम टाइम पे सेम प्लेस पे नहीं हो सकती। जैसे अभी मैं बैठा हूँ चेयर, अभी चेयर पे मैं बैठा हूँ, तो मेरे साथ कोई दूसरी चीज सेम चेयर पे नहीं बैठ सकती जिस पर मैं बैठा, क्योंकि जब मैंने वो स्पेस और टाइम पे एक स्पेस ऑक्यूपाई किया, उस टाइम पे कोई और उस चीज को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो यानी कि दो चीज कभी भी एक जगह पे एक टाइम पे नहीं पाई जा सकती। तो इसलिए ये दोनों आर्गुमेंट क्या प्रूव करते हैं कि कोई भी दो मोनेट्स आपके आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। ये दोनों आर्गुमेंट आप याद करो, समझ आ गया, अच्छी बात है, नहीं इनका रखा आपको लगा, ये इंपॉर्टेंट। एम्पेरिकल आर्गुमेंट सिंपल सा है कि गॉड के पास क्या सफिशिएंट रीजन है भाई कि दो आइडेंटिकल चीजें क्रिएट करें। क्यों करेगा वो, कोई कारण होगा तो करेगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। वो इंटेलिजेंट है, वो हर चीज नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। एक चीज जो बना दे उसको दोबारा क्यों बना। दूसरी चीज एप्रियोरी आर्गुमेंट क्या कहता है कि कोई भी दो चीजें एक टाइम पे एक साथ नहीं पाई जाती एक प्लेस। इंपेरिकल आर्गुमेंट आप समझ गए, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। एप्रियोरी आर्गुमेंट रीजन पे बेस्ड होता है। मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, इंपेरिकल इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस and a priori is region. Okay, so these are two arguments in favor of identity of indecision. Last law देख लो, law of conservation of, देखो टैकार्ट और स्पिनोजा, इन दोनों का मानना था कि मोशन और रेस्ट, जो टोटल मोशन और रेस्ट, इन दोनों का जो सम होता है वो कंजर्व होता है। मैं अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी हो तो मैं एक टाइम पे मोशन में, एक कुछ टाइम तक मैं रेस्ट करूँ, इन दोनों का सम करोगे तो वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है, ये गलत। बेसिकली लाइबनिज का व्यू पॉइंट क्या है, लाइबनिज कहता है कि जो कंजर्व रहता है वो होता है फोर्स, फोर्स कंजर्व रहती है, क्योंकि उसने क्या माना है, इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स माना है मोनेट्स।
तो हमेशा आपकी फोर्स कंजर्व रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स जो है आपकी वो नाइदर क्रिएट नॉर डेस्ट्रॉय, इस हिसाब से उसने बोला है कि ये हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। और लाइबनिज के व्यू को कौन सपोर्ट करता है, मॉडर्न फिजिक्स भी आपकी यही बात है, ठीक है। तो लाइबनिज का कहना है कि मोशन और रेस्ट कंजर्व नहीं रहता, क्या कंजर्व रहता है, according to him force is a kind of energy which can neither be created nor, ठीक है, वो कंजर्व रहती है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप इसमें चाहो तो एक लाइन लिख देना बस, ये डेकार्ट को छोड़ देना, क्योंकि इस पे इतना डिस्कशन किया नहीं है डेकार्ट और स्पिनोजा ने, और हमारे काम का भी। तो आपके पेपर के लिए बस एक लाइन लिख देना कि अकॉर्डिंग टू लाइबनिज फोर्स इज कंजर्व, बस इतना याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आपसे 4 लॉ पूछे तो ये भी आपको एक लाइन, ओके। तो 4 आपके लॉ ये हैं। नाउ लास्ट इसका टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला आर्ग्यूमेंट है प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी, ठीक है। प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी क्या होती है, तो वो आपको समझनी पड़ेगी पहले, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी क्या है, उसके बाद हम इसमें आगे आपको कुछ समझ आएगी। तो प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी क्या है, बेसिकली दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आपने बोला ये माइंड है, ये बॉडी, तो माइंड और बॉडी दोनों चीजें। अब क्या है, माइंड कैसा है आपका, माइंड भी मोनेड है, बॉडी भी आपकी मोनेड है। अब ये दोनों एक दूसरे पे कैसे रिएक्ट करेंगे भाई, क्योंकि आपने तो बोल दिया ये विंडो लेंस, और ये तो हर पल एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये दोनों आपके हर पल एक, जैसे माइंड, जैसा माइंड बोलता है वैसे बॉडी आपकी रिएक्ट करती है, तो हर पल एक दूसरे पे रिएक्ट करते हैं। तो आप जैसे, फिर आप कैसे इनको मतलब एक्सप्लेन करोगे इसको, विंडो लेंस है तो ये कैसे एक दूसरे पे रिएक्ट करते हैं। तो डेकार्ट ने उसके लिए क्या बोला था, डेकार्ट ने तो बोला था इसलिए इंटरेक्शन ही था, स्पिनोजा ने पैरेलल एट्रीब्यूट बताए थे। तो इसने क्या बोला, इसने इसके लिए एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी, ठीक है। प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी क्या बोलती है, प्री, देखो नाम ही क्या है, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। आपने कभी देखा ऑर्केस्ट्रा बजते हुए, ऑर्केस्ट्रा में एक बंदा खड़ा होता है, वो यहाँ से अपने हाथ हिलाता रहता है, और ये सारे एक उसमें बजते रहते हैं, ठीक है, सिंक में। आपने कभी क्लॉक टावर देखा है, क्लॉक टावर पे 2 क्लॉक्स लगे हुए, वो हमेशा सेम टाइम बताएंगे, तो जितना इस पे बजा होगा उतना इस पे बजा होगा। तो ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इनमें हार्मनी, तो ये हार्मनी क्रिएट किसने करी होगी, जिसने सबसे पहले क्लॉक नहीं होगी उसने हार्मनी क्रिएट करके रख दिया कि जितना टाइम इसमें बजेगा उतना टाइम इसमें बजेगा। ऐसे ऑर्केस्ट्रा में भी हार्मनी होती है, वो जैसे जैसे अपने हाथ के हैंड मूवमेंट होंगे वैसे ही बजाएगा। तो लाइबनिज कहता है कि गॉड ने जब माइंड और बॉडी इनको क्रिएट किया, तो उसी समय उन दोनों में एक हार्मनी क्रिएट कर कि माइंड अगर ए सोचेगा तो बॉडी बी रिएक्ट करेगी, माइंड अगर सी सोचेगा तो ये डी रिएक्ट करेगी, ये ई सोचेगा तो ये एफ रिएक्ट करेगी। मतलब दोनों में क्या प्रोग्रामिंग कर दी एक तरह से पहले ही, और वो प्रोग्रामिंग कैसे करी, जिंदगी भर के लिए। मतलब गॉड को बार बार इंटरफेयर नहीं करना, जैसे एक घड़ी वाला नहीं होता है वॉच मेकर, उसने घड़ी बनाई, घड़ी बना के आपको दे दी, अब वो घड़ी आपकी जिंदगी पर सही टाइम दिखाएगी। अब आप बोलोगे बीच में खराबी हो जाती है,
तो वो केस उसको हम डिस्कस नहीं करते। आप ये मानो कि घड़ी आपने ली, उसको आप पहनते हो, वो हमेशा आपको टाइम दिखाते रहती है। ठीक है, या आप मोबाइल लेके आए, मोबाइल में जो आपका टाइम है वो फिक्स, मतलब प्रोग्रामिंग की ना उसकी। आजकल आप मोबाइल होता है, वीडियो गेम प्रोग्रामिंग होती है। आप बार बार तो उसके पास नहीं जाते हो जो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया। आप भले से ये खेल लो, आपका खेलते हो कैंडी क्रश खेलते हो, पबजी खेलते हो, है ना, प्रोग्रामिंग सब कुछ फिक्स है पहले। तो जब ह्यूमन बीइंग्स इतनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो अगर गॉड है वो तो सुपर पावरफुल है, उसने तो ऐसी प्रोग्रामिंग करी होगी। तो लाइब्रेरी का मानना है कि माइंड और बॉडी को उसने इस तरह से सेट किया, सबकी को, हर आदमी को, दुनिया में जितने लोग, कि जैसा माइंड ऐसा सोचेगा तो बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी, माइंड ऐसे सोचेगा तो बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी। दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस तरह से प्रोग्राम किया कि ये अगर ए कोई इसमें होगा तो इसमें बी होगा, यहाँ सी होगा तो यहाँ डी होगा। ये एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, लेकिन पहले से इनकी प्रोग्रामिंग क्या है, पहले से फिक्स। जैसे ये दो बंदे, इनको इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि ये 12 बजे डांस करेगा तो ये 12 बजे खाना खाएगा, ये नहाएगा तो ये खाना खाएगा। समझ गए, मतलब एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपके वीडियो गेम में। तो प्री एस्टेब्लिश हार्मनी क्या कहती है कि माइंड एंड बॉडी को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन दैट दे ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू ईच। समझ गए आप बात? इसे कहते हैं प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। ठीक है, इस बेसिस पे उसने माइंड बॉडी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ चीजें लिखवाना चाहता था, लेकिन मैं वो आपको स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आप लिख लें। ये माइंड बॉडी रिलेशनशिप आपके नोट्स में भी नहीं है। ठीक है, वो चीजें मैं आपको उसमें भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। तो बेसिकली माइंड बॉडी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। अब दिक्कत क्या है, एक प्रॉब्लम, अगर प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी है तो देयर इज सम प्रॉब्लम। देखो, गॉड गॉड ही ने प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी क्रिएट की है, तो गॉड को तो मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो कौन कर सकता है, इतना सुपर पावरफुल तो गॉड ही है। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, दो दिक्कत, वो क्रिटिसिज्म में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यही समझा। दो दिक्कत क्या है, गॉड भी एक मोनेड है, और एक मोनेड दूसरे मोनेड का क्रिएटर हो नहीं सकता, नहीं तो फिर मोनेड इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो आप एक तरफ तो गॉड को मोनेड मान दो, दूसरी तरफ आप गॉड को बोल रहे हो कि सारे मोनेड्स को गॉड ने क्रिएट किया, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन। कि अगर गॉड ने क्रिएट किया मोनेड को, तो फिर तो वही मोनेड इंडिपेंडेंट रहेगी। दूसरी, प्री एस्टेब्लिश हार्मनी, यानी गॉड ने पहले से फिक्स कर रखा है कि ह्यूमन बींग्स क्या करने वाले, तो क्या आपको फ्रीडम ऑफ विल रहेगा? आप जो करने वाले हो वो तो उसने पहले से डिसाइड करके रखा है, सब कुछ फिक्स करके आपको भेजा है, तो फ्रीडम ऑफ विल रहेगा नहीं। समझ गए बात को? मतलब आप क्या करने वाले हो कल, वो भी उसने पहले से आपने प्रोग्रामिंग करके भेजा, तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है। तो जब सब उसकी मर्जी से हो रहा है, ना तो फ्रीडम ऑफ विल आपको एक्सप्लेन हो पाएगा, ना इंडिपेंडेंस। तो जब गॉड खुद एक मोनेड है, तो उसको दूसरे मोनेड का क्रिएटर कैसे मान? दूसरी बात, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी है, तो सारे ह्यूमन बींग्स वही करेंगे जो उसने पहले से फिक्स करके भेजा है, तो फिर किसी को फ्रीडम ऑफ विल, तो हम फ्री हैं। दीज आर टू प्रॉब्लम। ठीक है, जो प्रॉब्लम किसकी वजह से, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। क्लियर है? तो अब देखो, आप पहला प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी होगी। ठीक है, दूसरा आर्गुमेंट है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। ठीक है, ये आर्गुमेंट्स के आगे मैंने शॉर्ट में लिखे, यहाँ लिख सकते हो आप, आर्गुमेंट्स बेस्ड ऑन pre-established harmony, arguments based on principle of sufficient reason, argument based on eternal truths, और ये तो ontological argument चलेगा। तो बेसिकली दूसरा आर्ग्यूमेंट आपको क्या कहता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। ये तो सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। देखिए सारे सेकंड पेपर में आएंगे वापस से, ये आपको वहाँ ऐसे कैसे लिखते हैं, इसलिए वहाँ पे हमारी मेहनत बहुत है, इसलिए फिलोसफी ऑफ रिलीजन हार्डली 10 क्लास में खत्म होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन क्या बोलता है कि यहाँ पे मैं सबसे पहले हमने क्या बोला था, ये कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। और कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में हम सबसे क्या क्या मानते हैं कि वर्ल्ड एग्जिस्ट। अब आप सोचिए, इस वर्ल्ड में मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ,
मेरा कौन कारण है? माय पेरेंट्स। उनका कौन कारण है? उनके पेरेंट्स। तो लाइब्रेरी बोलता है कि कोई तो ऐसी चीज होगी जो सेल्फ कॉज्ड है और जिसने सबको बनाया, क्योंकि ऐसे अगर हम चलते जाएंगे तो इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा। तो जो सफिशिएंट प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन क्या कहता है कि ये जो सीरीज है, ये इफेक्ट, उसका कॉज, फिर इफेक्ट, फिर कॉज, फिर इफेक्ट, फिर कॉज, ऐसे चलता है। तो अगर ऐसे चलते जाएंगे तो इनफाइनाइट रिग्रेस रहेगा। तो कोई तो ऐसी चीज होगी सीरीज से बाहर जिसने सबको बनाया, तो वो गॉड। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन क्या कहता है कि गॉड ही वो सफिशिएंट रीजन है जो मतलब कि जो इस सीरीज से बाहर एग्जिस्ट करता है और जिसने सबको बनाया। हमको गॉड को मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट। तो सबसे पहले इस वर्ल्ड को माना हमने कि वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है कॉस्मोलॉजिकल, फिर हमने क्या माना, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग एग्जिस्ट करते हैं या मेटेरियल ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। मान लो एक चेयर है, चेयर को किसने बनाया? किसी कारपेंटर ने बनाया होगा। तो कारपेंटर का कारण कौन है? उसके पेरेंट्स। उनका कारण उसके पेरेंट्स। कोई भी चीज ले लो आप, तो एंड में जाके आपको गॉड को मानना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एटर्नल ट्रूथ। आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एटर्नल ट्रूथ। ठीक है। अब आप सोचो, 2 और 2 4, आज भी 4 है, कल भी 4 था, 1000 साल पहले भी 4 था, 2000 साल पहले भी 4 था। और आपका सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है। और या फिर आपका अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये बताओ, ये कैसे ट्रूथ है? एटर्नल ट्रूथ है। तो एटर्नल ट्रूथ है तो इनका ग्राउंड कौन हो सकता है? क्योंकि हम तो एटर्नल है नहीं, लेकिन ये ट्रूथ आपकी शुरू से एग्जिस्ट करती है। तो कोई तो ग्राउंड रहा होगा जिसकी वजह से क्रिएट हुई है, जो एटर्नल है। ह्यूमन बींग्स तो हो नहीं सकते बिकॉज दे आर नॉन एटर्नल। तो ये जो एटर्नल ट्रूथ है, इनका ग्राउंड क्या होगा? जो खुद एटर्नल है। और वो एटर्नल चीज क्या है आपकी? गॉड। ओके, तो 3 आर्गुमेंट क्लियर आपको। पहला, रीएस्टेब्लिश हार्मनी, कि भाई माइंड एंड बॉडी को कौन इस तरह से एडजस्ट कर सकता है? गॉड। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, मेरा कॉज कौन? माय पेरेंट्स। लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट कॉज हो, जो खुद अनकॉल्ड हो। तीसरा, एटर्नल। चौथा है आपका ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। ऑन्टोज में मैंने आपको पहले बोला था, ऑन्टोज का मतलब क्या होता है? एसेंशियल क्वालिटी। तो बेसिकली लाइब्रेरीज का कहना है कि जो गॉड है, बोला आइडिया ऑफ परफेक्ट गॉड इज पॉसिबल। लाइब्रेरी बोलता है कि जो गॉड है, कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट गॉड इज पॉसिबल। बोला जो आपका डेकार्ट था, डेकार्ट ने ना बेसिकली गॉड को प्रूव किया, गॉड को प्रूव किया, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि परफेक्ट गॉड। उसने बोला गॉड जो है आपका परफेक्ट इनफाइनाइट है, ये सब उसमें क्वालिटीज है ये, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला परफेक्ट गॉड। तो बोलता है परफेक्ट गॉड, जो गॉड है वो परफेक्ट ही होगा हमेशा। तो परफेक्ट गॉड है अगर, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होती है। परफेक्शन का मतलब तो यही है ना, जिसमें सारी अच्छाइयां आई और जिसमें सारी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। तो एग्जिस्टेंस भी तो एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, इसलिए गॉड एग्जिस्ट। देखो बातें हैं सिर्फ, आपको मैंने पहले बोला था आर्ग्यूमेंटेशन है। यू कैन नॉट प्रूव गॉड। गॉड को आप प्रूव नहीं कर सकते, किसी ने नहीं देखा है। कोई बोलता है मैंने देखा, वो बेवकूफ बनाता है, कोई नहीं देख सकता गॉड। ठीक है। वो एक वो एक ऐसी चीज है ना जो आपको नहीं, मतलब जिसको आप है ना, आपको पता ही नहीं कैसा दिखता है, आप कैसे बोल दोगे गॉड? ठीक है। आप बोलो कि मेरे को मिस्टिसिज्म हुआ, मेरे को रात को सपने में आया, आपको क्या पता था वो गॉड है? ना हमें ये पता है भगवान कैसे दिखते हैं, ना हमें ये पता है शैतान कैसे दिखते हैं। हमने तो फिल्मों में, टीवी में देखा है। हो सकता है बिल्कुल उसके विपरीत हो, कुछ पता थोड़ी ना। तो बेसिकली आप
ये आर्ग्यूमेंटेशन के बेसिस पे चल रहा है सर, ठीक है। तो गॉड को वैसे तो आप प्रूव नहीं कर सकते, साइंस चीजों को प्रूव कर, तो आपको तो आर्ग्यूमेंट्स ही देने। तो आर्ग्यूमेंट्स तो ऐसे ही आपको पता है कि अब जो प्रूव करना चाहता है वो तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको पेपर में तो ये लिखना है। ये पहला आर्ग्यूमेंट प्री एस्टेब्लिश्ड आर्ग्यूमेंट, दूसरा ये, तीसरा ये। अब एटर्नल ऑन्टोलॉजिकल पढ़ो। concept of God, concept of perfect God is possible. Very good. Perfect means sum of all the positive attributes. Now existence is a positive attribute, so God must exist. आपके नोट्स में ये दो वाले नहीं लिखे, ये दो नहीं लिखे, ये दो आपके नोट्स में नहीं है, ये दो मैंने आपको अलग से ऐड किया। नाउ लास्ट इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के बाद कंपेयर करेंगे तीनों को और फिर आपकी क्लास में। तो क्रिटिसिज्म क्या है आपके? पहला तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किसको मानते हो, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी वाली बात मैंने किया, ठीक है। ठीक है, अगर हम लाइबनिज की मोनेडोलॉजी को मानते हैं, लाइबनिज का कंसेप्ट मान लेते हैं कि सब मोनेड्स, तो गॉड भी क्या हो जाएगा, एक मोनेड हो जाएगा। और एक मोनेड दूसरे मोनेड का क्रिएटर नहीं हो सकता, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो ये। फिर गॉड भी मोनेड है, तो गॉड दूसरों का क्रिएटर कैसे होगा, क्योंकि मोनेड तो सारे इंडिपेंडेंट। तो पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर हर चीज प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी से रेगुलेट होती है, तो फिर आप मोनेड्स को इंडिपेंडेंट कैसे मानोगे, वो तो पहले से रेगुलेटेड। ये भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया। फिर तीसरी बात क्या है, जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी, ये शॉर्ट में लिखा पीई है। प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी सिर्फ एक इमेजिनेशन, ये ना तो आप प्रूव कर सकते हो उसको, ना इसको आप फॉल्सिफाई कर सकते। सही बात है, आप प्रूव भी नहीं कर सकते। आप कैसे प्रूव करोगे कि गॉड ने कब इनको चेक किया, माइंड और बॉडी को सेट किया, ठीक है। मतलब ऐसा क्या लॉजिक है कि भाई ऐसा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि दो क्लॉक्स होती है टावर पे, इनको तो मैनुअली किसी आदमी ने बनाया, खराब भी होगी तो वापस से सेट कर दो। या ऑर्केस्ट्रा वाला है, ऑर्केस्ट्रा में भी कई बार वो गलतियां करता है, लेकिन यहाँ तो आप बोल रहे हो कि हमेशा वो सही चलेंगे, तो ऐसा थोड़ी नहीं। कईयों का दिमाग खराब भी हो जाता है, दिमाग कुछ बोलता है, बॉडी कुछ करता है। तो ये जो है ये इमेजिनेशन है, बस उसने अपना एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। पेपर में आपको ये लिखना, सॉलिसिज्म, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट, ये बार बार आएगा। सॉलिसिज्म, लाइबनिज के फिलॉसफी में सॉलिसिज्म, सॉलिसिज्म समझो। सॉलिसिज्म का मतलब होता है सेंटर्ड एट समथिंग। ये आपके नोट्स में डिटेल में लिखे होंगे ना, मैं जो समझा रहा हूँ वही चीज लिखी हूँ। मैं ज्यादा समझा रहा हूँ, वहां थोड़ा कम लिखा है, पेपर के लिए। सेंटर्ड एट समथिंग, सेंटर्ड एट समथिंग का मतलब समझो। लाइबनिज की हर चीज ले दे के किसके आसपास घूम रहे हैं, मोनेड्स। मतलब वो मोनेड्स के चक्कर में पागल हो गई, मतलब उसकी हर चीज कहाँ जाके खत्म हो रही है। इसलिए उसको बोला गया सॉलिसिस्ट। जब आपका हर कंसेप्ट ले देखे एक ही जगह पे घूमता है, इट इज सेंटर्ड अराउंड समथिंग, देन इट इज नोन एज सॉलिसिस्ट। जैसे आपका प्लेटो, प्लेटो का सारा चीजें कहाँ घूमती थी, आइडियाज के आसपास। लेकिन उसको सॉलिसिस्ट क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि उन आइडियाज का क्रिएटर कौन था, गॉड, ठीक है। वो खुद नहीं था, खुद हम आइडियाज क्रिएट नहीं करते, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दैट वर्ल्ड। यहाँ पे नहीं, क्रिएटर गॉड नहीं था, मतलब आइडियाज कहाँ एग्जिस्ट करते थे, दैट वर्ल्ड में अलोंग विद गॉड, इसलिए उसको सॉलिसिस्ट नहीं बोला गया। लेकिन यहाँ पे तो हर चीज क्या, गॉड भी मोनेड, गॉड इज ऑल्सो मोनेड, हर चीज मोनेड्स के आसपास घूमती है। तो जब कोई चीज आपकी किसी एक चीज के सेंटर्ड अराउंड होती है, तो उसको हम कहते हैं सॉलिसिस्ट। जैसे मान लो अगर कोई बहुत ज्यादा इगोइस्टिक और हर चीज वो खुद के ऊपर लेके आता है, तो उसको भी हम सॉलिसिस्ट। ओके, तो ये बोला जाता है कि लाइबनिज की फिलॉसफी में सॉलिसिज्म के बीज पाए गए, ठीक है, सीड्स ऑफ सॉलिसिज्म। क्यों, क्योंकि हर चीज किसके सेंटर्ड, मोनेड्स। फिर मैंने आपको बताया फ्रीडम ऑफ विल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अनएक्सप्लेन्ड हो जाएगी, क्योंकि सब तो प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी, ठीक है। और अगर मोनेड्स विंडोलेस है, तो फिर वो कैसे एक दूसरे की कंडीशन रिफ्लेक्ट करते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो मिरर वाली थियरी आपकी, ठीक है। तो दीज आर सम क्रिटिसिज्म, ओके।
अब क्वेश्चन क्या आता है लाइबनिज से, या तो आइडेंटिटी ऑफ इंडिसर्निबल आएगा या आएगा कि आर ह्यूमन बीइंग्स फ्री इन रियल। तो उसमें आपको लिखना है, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आर ह्यूमन बीइंग्स फ्री रियल इन रियल सेंस, तो पहले तो आपको लिखना है कि सब मोनेट्स और मोनेट सारे आपके इंडिपेंडेंट एक्टिव फोर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ह्यूमन बीइंग्स किसका कॉम्बिनेशन है, माइंड बॉडी का, तो वो फ्री है इस सेंस में। तो लेकिन अल्टीमेटली सब प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी से गाइडेड है, तो अगर हम अल्टीमेट सेंस पे देखें तो दे आर नॉट। In one sense they are free, why? Because all are monads, but ultimately देखा तो pre established harmony से guided है, और pre established harmony से guided है, तो they are not free in real। now last is comparison of these three, उसके बाद क्लास वाइंड अप करते हैं। कल आपकी क्लास होगी नहीं, परसों, ठीक है। कल मुझे ट्रैवल करना है तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। आज भी क्लास आपकी शायद नहीं होती, मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी एक आईसी बार बार उड़ जाती है, तो इस वजह से मुझे दिक्कत है। तो बेसिकली इन तीनों का कंपैरिजन है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे देखो समझो ये सारे को मैंने एक जगह पे सम अप कर दिया, तीनों को सम अप हो गया, आप तीनों का ये पढ़ लोगे तो आपको पूरी वैसे भी क्लियर हो जाएगी। डेकार्ट ड्युअलिस्ट है, माइंड बॉडी, ठीक है। ये मोनिस्ट है, सिर्फ गॉड को माना, ये प्लूरलिस्ट है, ये बहुत सारे मोनिस्ट। इसने सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या बोली है, विच रिक्वायर्स नथिंग बट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट। इसने क्या बोली है, विच इज इन इटसेल्फ एंड कंसीडर्ड थ्रू इटसेल्फ। इसने क्या बोला है, इंडिपेंडेंट। इसने माइंड एंड बॉडी को सबशब्द माना है, इसने पैरेलल एट्रीब्यूट्स माना है माइंड एंड बॉडी को, और इसने माइंड एंड बॉडी को माना है। इसने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एक्सप्लेन किया किसके बेसिस पे, गॉड और माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी डाइवर्सिटी दिखाते हैं, गॉड यूनिटी दिखाते हैं। इसने मोड्स के बेसिस पे डाइवर्सिटी, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और गॉड के बेसिस पे यूनिटी। इसने मोनेट्स के बेसिस पे डाइवर्सिटी, बहुत सारे मोनेट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम मोनेट कौन है, गॉड, वही सबका रेगुलेटर है, उसके बेसिस पे यूनिटी। यहाँ पे इसने माइंड और बॉडी के लिए इंटरेक्शनिज्म थ्योरी दी है, इसने पैरेललिज्म थ्योरी दी है, दोनों क्या है, पैरेलल एट्रीब्यूट्स है, और इसने पैरेलल। कई बार इस तरह से कंपैरिजन भी पूछ लेंगे, अगर कंपैरिजन पूछे तो फिर तो ये टेबल ऐसे कैसे चिपका के आ जाए, ठीक है। So this completes our rationalist. Now we will start empiricist. So now our next class, that is log Berkeley. तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे काम है, बोल देना अपने दोस्तों को, मैडम को।